नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर, जिस पर कभी कोई खुलकर नहीं बोलता है। ठीक है, हमारा देश में हर सेक्टर में करप्शन है, तो नो डाउट न्यायपालिका में भी करप्शन है। ठीक, आईएएस करप्ट हैं, आईपीएस करप्ट है, संसद में 99% लोग करप्ट हैं, है ना। किसी भी सरकारी महकमे में जाएँ तो वहाँ भी लोग करप्ट हैं, यहाँ तक कि आम आदमी भी भ्रष्ट है। ठीक है, क्योंकि उसी आम आदमी के बीच से ये लोग निकलते हैं, तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। भारत जो है, हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन हम कह सकते हैं इंडिया को। बहुत ही खतरनाक करप्शन देश में है, और ये करप्शन देश को कहाँ ले जाकर बर्बाद करेगा, इसकी कल्पना करके भी बड़ा बहुत दुख होता है। क्योंकि हमारे देश में किसी भी सेक्टर में हम सुरक्षित नहीं हैं। जल, जमीन, जंगल सब खतरे में है। नदियाँ सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ज़मीनें खतरे में हैं। हजारों और करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम देश में कब्जा करके बैठे हैं जगह जगह। देश में न्यायपालिका भी है, देश में सड़ा हुआ संविधान भी है, देश में पुलिस भी है, लेकिन कहीं कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कल आज आप लोगों ने एक खबर देखी, सोशल मीडिया में देखी, अखबारों में, टीवी में भी इसकी चर्चा हो रही है। जो जस्टिस यशवंत वर्मा इनका नाम है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके घर से बहुत सारा पैसा मिलने की खबर आई। ठीक है, तो अभी इस खबर पर लीपापोती शुरू हो गई है, और जो न्यायपालिका का करप्शन एक बार वापस से उजागर हुआ है। देखिए, जुडिशरी में करप्शन है, ये एक निर्विवाद सत्य है। इस पे डिबेट की, आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन हमारे देश में एक समस्या ये है ना कि जो न्यायपालिका है वो बहुत बड़ी संस्था है, तो उसके खिलाफ जिनको बोलना चाहिए वो भी नहीं बोलते हो, तो आम आदमी क्या बोलेगा। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसमें कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। ये डिबेट का सब्जेक्ट भी नहीं है। नो डाउट ये निर्विवाद सत्य है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का एक वीडियो देखेंगे, जिस वीडियो के कारण उन पर कंटेम्प्ट लगी थी, और कंटेम्प्ट में पर भी उन पर 1 रुपये जुर्माना लगाया गया था। वो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 9 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, और मुझे फ़ोन आया कि कल ऐसा ही जजमेंट आएगा जैसा मैं चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने जजमेंट आने के पहले ही बता दिया था ओरली कि जजमेंट इस तरीके से आएगा। अगले दिन वैसा का वैसा ही जजमेंट निकल के आया, और उस व्यक्ति ने बताया था कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 9 करोड़ रुपये रिश्वत दी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कृष्ण कुमार त्रिपाठी नहीं बोल रहा है, ये बात प्रशांत भूषण ने एक वीडियो में कही है। वो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बहुत खतरनाक करप्शन हमारे देश में जुडिशरी में है। जुडिशरी के करप्शन का एक और एग्जांपल देता हूं। देश में सूचना का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, लेकिन इन सारे हाई कोर्ट्स ने अपने अपने सूचना के अधिकार की अलग ही एक एक्ट बना लिया है, अलग ही अधिनियम बना लिया है। ठीक है, जो केंद्र सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम है वो हाई कोर्ट में लागू होता ही नहीं है। मैक्सिमम हाई कोर्ट ने अपना खुद का ही कानून बना लिया है सूचना के अधिकार का, और उसी के अंतर्गत जो है आपको आरटीआई लगानी है। ये भी जुडिशरी के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वरना जो केंद्र सरकार ने लॉ बनाया था, उस लॉ में इनको क्या दिक्कत थी। और हैरानी की बात है कि अभी तक किसी ने इन हाई कोर्ट्स के सूचना के अधिकार अधिनियम को चैलेंज किया ही नहीं है। हम जो संविधान की जो पृष्ठभूमि है, जो उसका प्रियम्बल है, अगर उसकी बात माने तो इस देश में कोई भी लॉ जो है वो संसद के माध्यम से बनेगा। अगर न्यायपालिका में बैठे जजेस खुद का सूचना का अधिकार का नियम बना रहे हैं, तो कल को तो वो हर चीज़ खुद के लिए खुद ही बना लेंगे। ठीक है, वो लोग हर चीज़ अपने लिए खुद ही बना लेंगे। वो इनकम टैक्स का नियम खुद के लिए बना लेंगे कि हमारे लिए इनकम टैक्स का ये नियम होगा। उसके अलावा वो खुद की गिरफ्तारी के नियम अलग बना लेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करते तो उसके वो खुद के नियम अलग बना लेंगे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जुडिशरी में खतरनाक करप्शन है। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि भारत सरकार ने सारे जजेस को ये कहा था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सबको उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सिर्फ टोटल 18% जजेस ने ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है, बाकी जजों ने नहीं करी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई गुस्सा नहीं आया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के खुद के घर में करप्शन है और वो जो है वो बाहर दुनिया को सीख देने चली है। आपने सुप्रीम कोर्ट जजों को सुना होगा कई बार भाषण देते हुए, उनके भाषण बड़े बेतुके होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो हमारी जो जुडिशरी है उसमें कितना खतरनाक करप्शन है कि एक तरफ ये लोग दुनिया भर की जो हमारे देश की जनता है उसको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, वो हमारी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड वाइफ की केस की बात करें तो पति की जिम्मेदारी तय करने लग जाते तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये कि जुडिशरी की जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, आपको एक कानूनी चीज़ बता दूं, इंडियन जुडिशरी जो है वो अनअकाउंटेबल संस्था है। अनअकाउंटेबल संस्था मतलब एक ऐसी संस्था जो अपने दिए गए निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मतलब उसके निर्णय से आपकी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट या कोई भी जज जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इसको अनअकाउंटेबल संस्था बोले, गैर जिम्मेदार संस्था। तो इतनी एक देश की संवैधानिक संस्था गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये ऐसा नहीं है कि संसद ने इसमें कोई चेंज का प्रयास नहीं किया। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट के पहले कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने जो है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल पेश किया था संसद में, और उस बिल को सारे नेताओं का समर्थन भी मिला था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल पर रोक लगा दी थी। तो मतलब जिस पर आरोप है वही अपने फैसले खुद ही कर रहा है। ये तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है उसका वायलेशन है, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति खुद के मामले में जज नहीं हो सकता। आरोप आप पर, आप ही जज कैसे बन जाएंगे। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट तो खुल्लम खुल्ला हर तरह से जो भी कर सकते हैं न्याय को कुचलने के लिए, वो सारे प्रयास हमारी जुडिशरी द्वारा किए जाते रहे हैं, ये हमेशा देखने को मिला है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लोग बोलते हैं ना कई बार कि सर उस जज ने गलत फैसला किया उसको सज़ा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जुडिशरी जो है वो एक अनअकाउंटेबल संस्था है, गैर जिम्मेदार संस्था है, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है। अरे जब जुडिशरी क्या, आपका संविधान इतना सड़ा हुआ बना है, अब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर कई लोग को बुरा लग जाएगा। एक सड़ा हुआ संविधान बना है आपके देश में, उसमें ये बात लिखी होनी चाहिए थी कि जुडिशरी एक अकाउंटेबल संस्था होगी। ठीक है, उसमें क्यों ये बातें नहीं लिखी गई। जुडिशरी की बात करते हैं, संसद के नेता की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आप कोई बात संसद में उठाना चाहें और आपकी बात संसद तक पहुंच जाए, ऐसा कोई सिस्टम है आपके देश में? नहीं है कोई सिस्टम। जबकि आपके ही इलाके का सांसद वहाँ बैठा हुआ है, आपके इलाके का विधायक वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बनाया गया कि विधायक पर डे इतने घंटे जनता के लिए निकालेगा, और जनता का कोई बात संसद तक पहुँचाना चाहती है तो विधायक जो है संसद तक जनता के माध्यम से अपनी जनता की बात पहुँचाएगा। ऐसा कोई नियम बना है आपके देश में? नहीं बना है। तो कहने का मतलब एक सड़ा हुआ सिस्टम आपके देश में बना दिया गया है, और जिसमें आपको कहा जाता है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो कोई लोकतंत्र नहीं है, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र बहुत अलग चीज़ होती है। लोकतंत्र जो था पुराने राजाओं महाराजाओं के ज़माने में था, मगर आपके दिमाग में कचरा घुसेड़ दिया गया है कि वो लोकतंत्र नहीं, वो राजतंत्र था। बिल्कुल नहीं, वही लोकतंत्र था जहाँ जनता की मर्जी से राजा शासन करता था। ठीक है, आज ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से इतने पैसे के निकलने की बातें हो रही हैं, तो उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए। पुराने ज़माने में तो ऐसे मामलों में फांसी हो जाती थी, लेकिन आजकल ट्रांसफ़र होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये कौन सी बड़ी बात है। नॉर्मली तो कोई भी जज जो है वो 2-2.5 साल कहीं बिता लेता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र होता ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफ़र कर दो, उससे क्या होगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो दब जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट करप्शन को लेकर सच में बहुत वो है, अगर उसको लगता है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, जागरूक है, तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर इतना करप्शन हो रहा है, उसको लेकर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। उसी सुप्रीम कोर्ट, भारत की हर कोर्ट के भीतर करप्शन है, और ख़तरनाक करप्शन है। अगर उस करप्शन की जाँच की जाए तो मालूम पड़ा है कि पर डे हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन और पता नहीं क्या क्या चलता है जुडिशरी के अंदर। अब मैं भी ऐसी कई राज की बातें जानता हूँ जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता।
तो इंडियन जुडिशरी में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो जो जुडिशरी अपने घर को सही नहीं कर पा रही है, उसे क्या राइट है कि वो किसी केस की सुनवाई करें? इसकी क्या गारंटी होगी कि जो जिस केस को सुन रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से सुन रहे हैं? और फिर हम तो आए दिन कोर्ट में देखते हैं कि क्या क्या होता है, और हमें सब पता रहता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, मगर क्या कहें। तो जो जुडिशियल करप्शन है, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये सिस्टम जो है ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण सिस्टम है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जज बैठ जाते हैं और उसके बाद जिसकी जो मर्जी होती है उसको उठा उठा के जज बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें ये डिसाइड कैसे करते हैं कि एक वकील अच्छा है जो जज बनने लायक है, दूसरा वकील जज बनने लायक नहीं है? ऐसा डिसाइड कैसे करते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता भी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके नेशनल जुडिशियल सर्विस जैसी कोई चीज़ जो एग्ज़ाम वगैरह को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उस एग्ज़ाम के माध्यम से ही पूरे इंडिया से जो है जजों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। और एक और चीज़, उस एग्ज़ाम में किसी तरह का जाति, धर्म, भाषा या लिंग के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है वो। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें उतनी काबिलियत हो, उतना टैलेंट हो। वो एग्ज़ाम जो पास करे, जो इंटरव्यू पास करे, उसके बाद वो जज बन जाए हाई कोर्ट में जो और सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे सिस्टम को लाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा सिस्टम आपके देश में आएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे संसद में हर चीज़ में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का तड़का लगाया जाता है, और फिर लोग भी ऐसे ही हैं। लोगों को भी खैरात चाहिए, ये भी एक समस्या है, ठीक? तो हमारे देश में जुडिशरी में जो करप्शन है, इसको अब ये कैसे दूर होगा, ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। इसको दूर करने का जो है वो संसद इसको दूर कर सकती है, मगर संसद में भी करप्शन है। ऐसा लगता है कि जुगलबंदी चलती है जुडिशरी में और संसद में। तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे, बाकी जनता जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। 21 सितंबर 2017 को उड़ीसा के एक रिटायर हाईकोर्ट जज को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने। इन पर किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज वगैरह कहीं से, किसी संस्था से इन पर मोटी रिश्वत लेने का आरोप लगा था। वो रिश्वत करोड़ों में इन्होंने ली थी। इनके वीडियो लीक हुए थे। इनके वीडियो आज भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं, जहाँ पर ये होटल में उस संस्था के मालिक से मीटिंग कर रहे हैं। इनके साथ एक महिला है जो उसी उड़ीसा हाई कोर्ट में काम करती थी, इनकी पीए मानी जाती थी, और उसी ने डील करवाई थी। वो डील करोड़ों की हुई थी, और बाद में रिटायरमेंट के बाद 21 सितंबर 2017 को इनको गिरफ्तार किया गया था। इनका नाम था इशरत मशरूर कुद्दुशी, ये इनका नाम था। इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सिटिंग जज थे वो, और मेरे ख्याल से वो पहले सिटिंग जज होंगे जिन पे एफआईआर सीबीआई ने करी थी। SN शुक्ला इनका नाम था। इन पर और इनकी वाइफ पर करप्शन के गंभीर आरोप थे, ठीक है। इसके बाद अतुल सुभाष केस में हमने देखा कि उस महिला जज पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए, ठीक है। और वो जो है 5 लाख समथिंग जो मांग रही थी, वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि अतुल सुभाष ने मरते मरते ये बात कहा है। इसमें कुछ भी मतलब वो विवाद वाली कोई बात ही नहीं, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी भी न्यायपालिका पे उंगली उठती है तो हमारी जुडिशरी समय समय पर उसको ढकने का प्रयास करती है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें जजेस आते हैं, ये रिबन काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, और फिर मंच पे खड़े होकर लच्छेदार भाषण देते हैं, और इनके सामने कुछ मूर्ख बैठे रहते हैं, वो तालियां बजाते हैं। उसके बाद जज साहब लंच, डिनर, वॉट एवर जो भी होता है वो करके घर निकल लेते हैं, और अगले दिन मीडिया जो छाप देता है कि अरे जज साहब ने इतनी बड़ी बात बोली, ठीक। ये करप्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे देश में कुछ अच्छे जज भी हैं, लेकिन वो अच्छे जज फेमस नहीं हैं, और जितने भी जज फेमस हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक जज साहब हुआ करते थे, शायद वो रिटायर हो गए हैं, पहले लखनऊ बेंच के चीफ जस्टिस थे वो, उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अब शायद वो रिटायर हो चुके हैं। अजय लांबा इनका नाम था। इनके जजमेंट बड़े अच्छे थे, और ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि एक किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, कैसा भी व्यक्ति हो। इनकी कोर्ट में अगर आप गए हैं तो न्याय मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। इनके कुछ जजमेंट हमने पढ़े और काफ़ी अच्छे जज थे। कई बलात्कार के मामलों में इन्होंने लोगों को बरी किया,
ठीक। और ये खुद कहते थे कि बड़ा ही अजीबोगरीब दौर चल रहा है हमारे देश में। तो कोई जज अगर फेमस नहीं है तो जो जज फेमस नहीं है ना वही अच्छे हैं, बाकी जो फेमस जिनके बारे में रोज़ आता रहता है ना वो कैसे है आपको क्या बताएं। वो तो आप लोग भी जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं आपको पता होगा कि जुडिशरी में कैसे जज बैठे हैं। अभी जो जज साहब रिटायर हुए थे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, बोलना नहीं थे मगर वो भी कैसे थे ये हम सभी जानते हैं। उनके बारे में भी ज़्यादा तारीफ मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जुडिशरी में जो इतना करप्शन व्याप्त है इसको लेकर आज तक कभी संज्ञान नहीं लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे गैर संवैधानिक मैं कह सकता हूँ ऐसे कानून बनाए गए हैं। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग समझ से परे है, कोर्ट की अवमानना। तो कोर्ट की अवमानना की परिभाषा तो सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो और आपने उसको ना माना हो। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना की कोई परिभाषा मेरे ख्याल से तो नहीं होती कि कोई जुडिशरी की बुराई कर दे, कोई जज साहब पे उंगली उठा देती है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये तो आप तानाशाही कर रहे हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमने यही देखा है कि वकील, जो पुराने वकील हैं, वो जजों से इस तरीके से बातें करते जैसे कि वो उनके नौकर हैं। आप वहाँ पर खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जब आप खुलकर अपनी बात रखते हैं तो जज को पता नहीं क्या बुरा लगता है। वो कहता है कि आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आप में बात करने का तरीका नहीं है, आप पहले बात करने का तरीका सीख के आए, आप हाई कोर्ट में हैं, कोर्ट आपका घर नहीं है, फलाना ढिमका। मतलब ऐसा लगता है कि जज साहब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, न्यायपालिका एक ऐसा संस्थान होना चाहिए था जहाँ कोई व्यक्ति अपनी बात खुलकर रख सके, जहाँ पर बिना डर के अपनी बात पूरी तरीके से खुलकर रख सके। मर्यादा, ऊंची आवाज़, कोर्ट की अवमानना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब जुडिशरी किसी की आवाज़ को दबाना चाहती है, वरना हर व्यक्ति को पता है कि मैं न्यायपालिका में हूँ, मुझे कैसे बात करना है। अगर जजों को लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं और बाकी लोग अनपढ़ हैं तो ये जजों की एक मूर्खता हम कह सकते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि कहाँ पर किस तरीके से, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि कहाँ पर किस तरीके से कैसे बातचीत की जाती है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। और जब जज किसी को बोलने ही ना दे, अपनी चलाए, तो फिर वहाँ पर तो व्यक्ति अपनी आवाज़ ऊँची करेगा ही। भगत सिंह ने कहा था ना कि धमाकों से ही हम इनके कान में जोर डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो सुनने वाले नहीं हैं। तो वही हाल हमारी जुडिशरी का है। और जब जजों पे आरोप लगते हैं तब जिस तरीके से लीपापोती होती है उसको देख के बहुत शर्म आती है कि ये न्यायपालिका हम इसको कहें। न्यायपालिका जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। आपके यहाँ पे जस्टिस गांगुली हुए थे, अशोक गांगुली सुप्रीम कोर्ट जज थे। इन पर एक इनकी इंटर्न थी, छात्रा थी, उसका यौन शोषण का आरोप लगा था। बाद में ये बरी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट जज थे ये। फिर जस्टिस दत्तू करके चीफ जस्टिस हुए आपके देश में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस दत्तू। उन पर एक रेप का केस लगा था। इसके बाद रंजन गोगोई, ये भी चीफ जस्टिस थे। इन पर बलात्कार और यौन शोषण जैसी चीज़ों का मतलब आरोप लगा था। हैरानी की बात है कि इनमें से किसी पर भी एफआईआर नहीं हुई। हमें ये बोलकर संविधान दिया गया था कि सब समान होंगे, कोई राजा नहीं होगा, कोई किसी का बॉस नहीं होगा। मगर रियलिटी है कि इस देश में हजारों लाखों राजा पैदा हो चुके हैं और हर राजा इस देश को अपने तरीके से चलाना चाहता है। मैं यकीन के साथ आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके जब राजा महाराजा हमारे देश में हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो अगर मालूम पड़ जाए कि जज भ्रष्ट है तो तुरंत उसकी गुप्त जांच कराई जाती थी। जज को पता भी नहीं पड़ता था और उसको फांसी दे दी जाती थी। लेकिन ये भी सच्चाई कि राजाओं के ज़माने में 99.99% जज ईमानदार ही होते थे, भ्रष्ट तो कोई होता ही नहीं था। कोई गलती से भ्रष्ट निकल जाए तो निकल जाए, वरना उस समय ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और आज 99.99% जज भ्रष्ट हैं या ईमानदार है, ये जनता डिसाइड कर ले। जनता को पता है कि क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है देश में। और पहले राजाओं के टाइम में किसी को ऐसे ही जज नहीं बनाया जाता था। हालांकि जो पुराना दौर था हमारा जो बीत चुका है, उस टाइम पे एक खास वर्ग के लोगों को ही जज बनाया जाता था। और उनमें भी जो जज बनते तो बड़े विद्वान होते थे। उनका चरित्र कैसा है इसकी परीक्षा ली जाती थी, उनके विचार कैसे हैं इसकी परीक्षा ली जाती थी, वो कितने बड़े ज्ञानी हैं इसकी परीक्षा ली जाती थी।
उनके अंदर धन का लोभ है या नहीं, इसकी परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद ही उनको जज बनाया जाता था। ठीक है। और उस समय जब जज बनाए जाते थे तो उसमें उनको जो है वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर जज को अब आप अपॉइंट करेंगे और मोटा वेतन देंगे तो फिर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा राजनीति करके अपनी पकड़ लगा के जज बनना चाहेगा। लेकिन जब आप जज को वेतन नहीं देंगे तो फिर वही व्यक्ति जज की पोस्ट पर बैठना पसंद करेगा जिसको ये लगता है कि मैं समाज की एक सेवा करूंगा। वर्तमान समय में जजों को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, अगर ये सारी फैसिलिटी बंद कर दी जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारे जज रिज़ाइन कर देंगे। और जितने भी लोग जज बनने का सोच रहे हैं, मतलब जो एडवोकेट्स हैं, वो भी मना कर देंगे कि हमको नहीं बनना। ये सब जो भोग विलास से जो है ना, ये भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। जो ब्रिटिशर इस देश में आए थे तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि जितने भी लोग सिस्टम का हिस्सा है उनको इतना भोग विलास दे दो, इतना भोग विलास दे दो कि उनको आम आदमी का दर्द महसूस ना हो। ठीक है। कोई व्यक्ति है, अगर आप बड़ा सा बंगला दे रहे हो, उसमें 20-25 नौकर दे रहे हो, उसका आना जाना, उठना, खाना, लेटना सब कुछ फ्री है, उसमें उसको कोई चार्ज नहीं देना है। पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है, आउट ऑफ इंडिया जा सकता है, उसके सारे 5 स्टार होटल बुक रहेंगे। जब इतना आप उसको फैसिलिटी दे दोगे, ध्यान रहे वो व्यक्ति किसी आम आदमी का दर्द नहीं समझ पाएगा। यही कारण है कि आपके जो जजेस होते हैं, उसके अलावा जो IAS IPS और जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते। ठीक है। क्योंकि सड़क पर ये हवाई जहाज से चलते हैं। ठीक है। सड़क पे आप चलते हो, सड़क में गड्ढे आपके लिए हैं, ये तो वायु मार्ग से आते हैं और इनको तो फैसिलिटी मिलती है, इनके बच्चों रिश्तेदारों को फैसिलिटी मिलती है। और इसका अगर आप कभी खर्चा पता लगाएंगे ना, सूचना के अधिकार के तहत, आप सिर पकड़ लेंगे। देश में गरीबी और पिछड़ेपन का एक कारण इस देश में जो तथाकथित लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए जाते हैं, उसमें बैठे लोग भी हैं। उनकी VIP कल्चर, उनके रहन सहन और उनको जो कुछ भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें इतना खर्चा हो जाता है कि अगर उस खर्चे पर रोक लगा दी जाए तो सच बता रहा हूँ, इस देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके जो क्या कहते हैं जजेस हैं, IAS IPS हैं, इनकी फैमिली के, इनके रिश्तेदारों तक को फैसिलिटी मिलती है। जजों के बच्चे बाहर फ्री में घूम के आते हैं। बोले पिताजी जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज है तब तक पूरा वर्ल्ड टूर कर लो फ्री फोकट में। आपके यहाँ पे जो है प्रतिभा पाटिल, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी और वो निहायती घटिया राष्ट्रपति थी, सबसे घटिया राष्ट्रपति कहा जाता है उसको। प्रतिभा पाटिल ने 5 साल में सिर्फ घूमने फिरने पर बताया जाता है कि शायद 500 करोड़ से ऊपर खर्चा किया था। 5 साल में घूमने फिरने पर उसके परिवार ने, वर्ल्ड में जहाँ भी जाओ घूमना फिरना, रहना खाना एंजॉय करना। मतलब कि ये जो जिम्मेदारी वाले पद हैं ही नहीं, ये भोग विलास वाले पद हैं और हर कोई इन पदों को पाना चाहता है और उसको पाने के लिए इस देश में होती है राजनीति। और ये चीज़ें लोग कब समझेंगे पता नहीं। अभी जो जुडिशरी की करप्शन की बात है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सोशल मीडिया में इस बारे में खुल्लम खुल्ला लिखा होगा। ठीक है। जबकि कई लोगों ने लिखा है और इसमें कुछ भी ऐसा डरने जैसा कुछ है ही नहीं। मीडिया में चल रहा है, अखबारों में आ चुका है, सब जगह, इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात। लेकिन अगर आप डरते हैं तो आप डरपोक व्यक्ति है ना, फिर डरने वाली क्या है? जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन कितने लोगों ने लिखा, कितने लोगों ने, ये इसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह है कि लोगों को इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होना चाहिए और जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना, इस पे प्रतिबंध लगने चाहिए। ये सब गलत है। आपके देश में एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उस एक्ट का नाम है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पढ़िएगा उसको। वो एक्ट जो है संसद में ने बनाया और संसद ने उस एक्ट को बनाकर सारे जो रूल्स हैं वो खुद के अकॉर्डिंग बना लिए। उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि नेताओं को क्या क्या मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, बंगला मिलेंगे, 100 नौकर मिलेंगे, इतना पेट्रोल फ्री मिलेगा, हर महीने 40 से 50 LPG गैस की टंकियाँ फ्री मिलेंगी। ठीक है। इनका आना जाना खाना पूरे वर्ल्ड में फ्री रहेगा। ठीक। तभी तो कहते हैं टैक्स भरो। आप टैक्स भरोगे तभी तो जजों के घर
और उनके रिश्तेदार, नेताओं के घर और नेताओं के रिश्तेदार ये लोग एंजॉय कर पाएंगे ना, तभी तो आपको कहते टैक्स भरो। आप टैक्स नहीं देंगे तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं और पॉलिटिशियन हैं, ये एंजॉय कैसे करेंगे? आपके पैसे पे तो इनको एंजॉय करना है। ठीक, आपको जान के हैरानी होगी कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं इनको मोबाइल का हर महीने 15,000 मिलता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हम रिचार्ज करवाते हैं 400-500 में 1-2 महीने का रिचार्ज हुआ था, मगर इनको आज भी वो पैसा मिलता है। एक बार भी आप विधायक बन गए, कुछ भी बन गया, तो उसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। आपके देश में सभी की पेंशन लगभग बंद हो गई 2006 के बाद से। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी कई जगह बंद हो गई है, मगर जजों की पेंशन बंद नहीं हो रही है। कहने के लिए संविधान कहता है सब समान है, पता नहीं वो समानता क्या है, उसको कौन डिसाइड करेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके देश में हैं, और इन समस्याओं से हमें कब छुटकारा मिलेगा इस पर कुछ नहीं कह सकते। इससे छुटकारा मिल सकता है अगर देश के सारे लोग इन चीज़ों को लेकर सड़कों पर उतरे। वो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया में जो है लोग खाओ पियो एंजॉय करो वाली सोच पर जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं देश से। और जब लगता है कि पैसा ज़्यादा आ गया है तो लोग देश छोड़ देते हैं और दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। ये इंडिया में एक ट्रेंड है पिछले कई सालों से। तो इस देश के लोगों में भी कहीं ना कहीं देशभक्ति को लेकर बहुत कमी है, उन्हें मतलब ही नहीं देश से। और अगर उन्हें मतलब देश से होता तो देश में जगह जगह शराब की दुकान ना खुली होती, क्योंकि वो शराब आप ही लोग तो पी रहे हैं। देश में जगह जगह जानवरों को काटने की दुकानें ना खुली होती, क्योंकि वो मांस आप ही खा रहे हैं। जिस देश में आज से हज़ारों साल पहले तक एक कत्ल खाना नहीं था, वहाँ जगह जगह तो जानवर काटने की दुकानें खुली हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में। तो हमारे देश के लोग भी तो बेईमान हैं। इंडिया, हमारे मध्य प्रदेश में आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य। और उस समय चीन का एक प्रख्यात दार्शनिक जिसका नाम था फहियान, वो भारत आया हुआ था। तो जब वो भारत आया तो वो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में आया था, और इसकी राजधानी उस समय उज्जैन हुआ करती थी। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में फहियान लगभग 8 महीने तक, जो कहते हैं रॉयल गेस्ट, शाही मेहमान बनकर रहा था। और उसने अपनी किताब लिखी है पूरी, उस पर उसने लिखा है कि मध्य भारत में कहीं पर भी मुझे शराब की एक दुकान दिखाई नहीं दी। मध्य भारत में मुझे कहीं भी जानवरों को काटने की एक दुकान मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत धनवान हैं, इनके पास इतना धन है कि ये संसार को खरीद सकते हैं और बहुत सुखी हैं। यहाँ किसी पशु को बेचा नहीं जाता और किसी पशु को खरीदा भी नहीं जाता। पशु की हत्या करना दंडनीय अपराध है। ऐसी बातें उसने लिखी थी, और लिखा था कि यहाँ की आबो हवा बड़ी शुद्ध है, यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है। मतलब इतना खूबसूरत कवि हमारा पूरा भारत ही था। लेकिन बाद में ऐसी ऐसी सभ्यताएं हमारे देश में आई कि हमारे पूरे देश को खोखला कर दिया, और उन सभ्यताओं का गंदा असर इस देश के मूल निवासियों पर भी है, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, भारतीय कहते हैं। और परिणाम आज ये है कि हम चौतरफा भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। तो जो देश पहले इस तरीके का था, उस देश की आज ऐसी हालत है। तो इसका कारण यही है कि हमारे देश के लोग भी भ्रष्ट हैं, और ये चीज़ें ख़त्म तभी होंगी जब लोग जागरूक होंगे। वरना तो क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को जस्टिफाई करने की एक परंपरा चल पड़ी है। ठीक है, कुछ भी हो हमारे देश में, कोई भी गंदगी हो, आज उसको जस्टिफाई किया जाता है। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो करप्शन है उसको ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि लोग भी भ्रष्ट हैं। उन्हीं लोगों के बीच से कोई जज बन के निकलता है, कोई पुलिस वाला बन के निकलता है। मैं किसी को वोट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं जिस पार्टी को वोट दे रहा हूँ वो पार्टी देश के लिए खतरा है। तो जब देश के नागरिकों की ऐसी सोच होगी तो फिर एक भ्रष्ट नागरिकों को ईमानदार जज, ईमानदार नेता, ईमानदार पुलिस, ईमानदार IAS IPS नहीं मिल सकते हैं। ये संभव नहीं है। तो उम्मीद है हमारी बातें जो हैं आपकी समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।